हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एडिटोरियल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो न्यूज़पेपर्स में बार बार देखा गया, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. So you can see it was there in Times of India also, it was there in The Hindu also, and artificial intelligence आजकल सोशल मीडिया पे न्यूज़पेपर्स में हर जगह दिखता है कि कैसे एआई यूज किया जा रहा है या एआई के यूजेस से ह्यूमन जो लेबर है उसे कम कैसे कर सकते हैं या कैसे स्मार्टली ह्यूमंस यूज करके अपने फायदे के लिए एआई को इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन अलॉन्ग विद दैट देयर इज अ कंसर्न एसोसिएटेड विद एआई कि एआई की वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या एआई एक्चुअली होता क्या है और वो किस तरीके से हमारे लिए डेंजरस हो सकता है. इस वीडियो में हम और बात करेंगे सेंटर फॉर एआई सेफ्टी की, जिसे हम CAIS भी कहते हैं, जो कि न्यूज़पेपर्स में भी नोटिस किया गया था. हम बात करेंगे कि एप्लीकेशंस क्या है एआई की, किस किस सेक्टर्स में एआई का यूज किया जा सकता है. एक और टर्म न्यूज़पेपर्स में हमने पढ़ा है आजकल, एआई बायस. सो हम समझेंगे कि कॉग्निटिव बायस क्या है, लैक ऑफ कंप्लीट डेटा क्या है, टाइप्स ऑफ बायस एआई के क्या है और यूनेस्को का क्या फ्रेमवर्क है टुवर्ड्स योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. वी विल सी दैट ऑल्सो. दैट मीन्स एवरीथिंग विच वॉज देयर इन द न्यूज़पेपर्स रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मैं ट्राई करूंगी कि इस वीडियो में आपको सारी चीजें कवर कर दूं. और दूसरी चीज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एआई से रिलेटेड एथिकल चीजें क्या होनी चाहिए, क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, इंडिया ने क्या किया है, डिसएडवांटेजेस अगर एसोसिएटेड हैं तो कौन सी हैं, एग्जाम्पल्स क्या है, किन न्यू टेक्नोलॉजीज में यूज हो रहा है. और स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं और इंडिया एआई को रेगुलेट करने के लिए क्या कर रहा है, क्या इंडिया चाहता है रेगुलेट करने की जरूरत है या नहीं है, वो सब भी हम बात करेंगे इस वीडियो में. So now let's start with why this topic was in news. The very first thing that recently रेगुलेशन की बात की जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंडिया में कि एआई का जो यूज है उसे रेगुलेट करना चाहिए या नहीं. ये एक डिबेट है विच इज गोइंग ऑन. सो दैट इज व्हाई वी हैव सीन दिस इज इन न्यूज. एंड बहुत सारे डिफरेंट व्यू पॉइंट्स है एआई रेगुलेशन को लेके. कुछ लोग कहते हैं कि एआई को कंट्रोल करना चाहिए, कुछ कहते हैं कि पार्शियल कंट्रोल होना चाहिए. सो वी विल सी कि किस तरीके से कंट्रोल होना चाहिए या किस तरीके के मेजर्स हमें लेने चाहिए इन दिस वीडियो. सो we will see that. Now you can see these are the clippings of the Hindu and your new Indian Express where this topic was discussed. Now let's first of all discuss कि न्यूज़पेपर्स में क्या था और हम फिर ब्रॉडली डिस्कस करेंगे एआई के बारे में, उसके जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं या पहलू हैं उनके बारे में. जो सेंटर फॉर एआई सेफ्टी है, जिसे हम CAIS कहते हैं. जब हम CAIS की बात करते हैं, द फुल फॉर्म इज सेंटर फॉर एआई सेफ्टी और एक ये नॉन प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है सैन फ्रांसिस्को में. CAIS ने एक स्टेटमेंट जारी किया था, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने डिस्कशन स्टार्ट हो गया उस स्टेटमेंट के बाद, क्योंकि उस स्टेटमेंट में उन्होंने बताया है कि एआई के पॉसिबल रिस्क क्या हो सकते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू CAIS, मिटिगेटिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन फ्रॉम एआई शुड बी अ ग्लोबल प्रायोरिटी. दैट मीन्स कि एआई से जो रिस्क अब हो सकते हैं, CAIS ने कहा है कि वो ग्लोबल प्रायोरिटी भी हमें देखना पड़ेगा. उसके अलावा जो भी अदर सोसाइटल स्केल रिस्क होते हैं, जैसे कि पेंडेमिक्स, न्यूक्लियर वार एक्सेट्रा, जो चीजें होती हैं उसके अलोंग या इक्वल इंपॉर्टेंस पे ही हमें एआई को देखना है. और इसी के बाद रेगुलेशंस या कैसे हम रेगुलेट करेंगे या क्या डिसएडवांटेजेस हैं वगैरह पे डिबेट जो है एआई से रिलेटेड स्टार्ट हुआ है. अब हम ये बात कर रहे हैं कि CAIS ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसके बाद डिबेट स्टार्ट हो गया, लेकिन इसका बैकिंग क्या है. जो 350 AI CEOs हैं, दैट इज द कंपनीज विच आर ऑपरेटिंग द सिस्टम ऑफ एआई, या जिन्होंने बनाया है, ऐसे 350 CEOs ने अग्री किया है CAIS के साथ कि ऐसा हो सकता है. उन्होंने इस जो स्टेटमेंट को जो CAIS ने दिया है उसको साइन किया है. दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है और ये टॉपिक अब डिबेट में है. Now, the announcement comes at a time when there is a rising worry about the possible dangers of artificial intelligence. हम डेंजर्स की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है रिसेंटली, आप जैसे जानते हो, आपने सुना भी होगा, ChatGPT है, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग है, ये सारे AIs हैं और इन्हें बहुत सारा कंटेंट लिखने के लिए, समरीज जनरेट करने के लिए, ऑफिस वर्क का लोड रिड्यूस करने के लिए बहुत क्लेम किया जा रहा है कि यूजिंग AIs कैन रिड्यूस योर वर्कलोड और कैन हेल्प यू इन अ लॉट ऑफ वेज. बट कोई ये नहीं बात कर रहा है कि उससे एसोसिएटेड रिस्क क्या है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगी उसके साथ कोई एसोसिएटेड रिस्क हो ही ना. बिल्कुल ही ऐसा सेफ टेक्नोलॉजी है क्योंकि एक्सप्लोर नहीं किया गया है. सो इसीलिए ये डिबेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. अब एनी रेगुलेशन ऑफ एआई इंडिया, इट वुड बी डन थ्रू द प्रिज्म ऑफ यूजर हार्म. इसका मतलब ये है कि अगर वो इंडिया में ये बात किया जा रहा है कि अगर वो यूजर को हार्म कर रहा है यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तब वहां पे एआई को कंट्रोल करने का जरूरत है. अगर एआई के यूजेस से कोई हार्म नहीं है तो वहां पे रेगुलेशन की बात नहीं की जा रही है. बट
इंटेंट होना चाहिए कि यूज जब एआई का किया जा रहा है तो वो हार्म कर रहा है किसी यूजर को नहीं। तो आप ये चीज याद रखिएगा, प्रिज्म ऑफ यूजर हार्म, ये इंडिया में इसके बेसिस पे रेगुलेशन के ऊपर काम किया जाएगा। So, Minister of State for Electronics and Information Technology expressed doubts about AI application in their current form, replacing jobs at a significant level. जो मिनिस्टर्स हैं, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी डिपार्टमेंट जो है हमारे, उन्होंने ये बोला है कि एआई जो है करंटली रिप्लेस करेगा जॉब्स को एक गुड लेवल या सिग्निफिकेंट लेवल पे, इसका उनको अभी श्योरिटी नहीं है। ही डाउट्स दिस थिंग, कि इतना श्योरिटी नहीं है कि हाँ जॉब क्रिएशन जो है वो कम हो जाएगी, एआई ही बहुत सारा काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ये एक और डिबेट है जिसके ऊपर हमें बात करनी होगी। And he further said that the government will not let platforms that cause harm to digital markets and digital nagriks, that mean digital citizens जो हैं, to operate in India। वही बात आ जाती है जो मैंने आपको बोला कि प्रिज्म ऑफ यूजर हार्म, इंटेंट देखा जाएगा कि अगर हार्म है तो रेगुलेट करने की जरूरत है, और ऐसे प्लेटफॉर्म्स को ऐसे फंक्शन नहीं करने दिया जाना चाहिए जो कि जो डिजिटल नागरिक है उन्हें हार्म करें। अगर कोई कंपनी है ऑपरेट करती है, दे विल हैव टू मिटिगेट दोज हार्म्स, मतलब उन्हें उस एम्बिट में काम करना पड़ेगा कि वो यूजर्स को हार्म नहीं कर रहे हैं। मतलब ग्रोथ ऑफ टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए, इलीगैलिटी नहीं होनी चाहिए, क्रिमिनलिटी नहीं होनी चाहिए, और यूजर को हार्म नहीं होना चाहिए। एंड उन्होंने ये मिनिस्टर्स ने ये भी ऐड किया कि गवर्नमेंट विल सून पास अ न्यू डेटा प्रोटेक्शन बिल ऑल्सो, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास एक ऑलरेडी डेटा प्रोटेक्शन बिल है, उसके एम्बिट में एआई का डिस्कशन कभी नहीं हुआ है। बिकॉज हमने जब वो बिल आया था तब हम डिजिटल इंडिया की बात करते थे, और उसके रिगार्डिंग प्राइवेसी ऑफ डेटा के रिगार्डिंग वो बिल था। तो अब एआई को उसमें कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, उसके लिए एक नया रेगुलेशन चाहिए होगा। And the minister said the government was working on Digital India Bill. It will be recommended as a modern replacement for the IT Act of 2000. And he also said that the draft bill was on track to be released in June. That means जो AI से related regulations हैं, हम expect कर सकते हैं कि जून में जो बिल आने वाला है उसमें AI की बात जरूर हो सकती है। सो ये न्यूज में था कि इंडिया में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी क्या कह रहे हैं और क्यों ये न्यूज में है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली है क्या। सेंटर फॉर एआई सेफ्टी में आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि क्या है। बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बेसिस पे ही ये डिबेट स्टार्ट हुआ है। अब बात करते हैं व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं, इट इज द एबिलिटी ऑफ द मशीन टू परफॉर्म कॉग्निटिव टास्क लाइक थिंकिंग, परसीविंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। बेसिकली जो काम पहले हम ह्यूमन से करवाते थे उससे रिलेटेड जो भी कॉग्निटिव टास्क है, जब वो कोई मशीनरी कर पाती है उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। इट इज एन एक्शन ऑफ मशीन अकम्प्लिशिंग टास्क रिप्लेसिंग द नीड ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। दैट मीन्स कुछ चीजें जो ह्यूमन ही पहले कर पाते थे, ह्यूमन इंटेलेक्ट इन्वॉल्व होता था, अगर हम वो मशीन के द्वारा करवा पा रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Now, the term when we talk about AI, it was first coined in 1955 and Professor John McCarthy was the one who coined this term. And जब हम AI की बात करते हैं तो AI के पास कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है टू अंडरस्टैंड लैंग्वेजेस एंड क्रिएट पर्सपेक्टिव्स। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि वो कॉग्निटिव थिंकिंग वाले काम भी कर पा रहा है, जैसे कि वो इमेज रिकॉग्नाइज कर सकता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो हो सकती हैं या मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो होती है वो सब वो सॉल्व कर सकता है। तो ये कैपेसिटीज हैं या कैपेबिलिटीज हैं एआई की, या हम ये कह सकते हैं कि हम किन चीजों में एआई को बेटर यूज कर सकते हैं। आजकल जो लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, एंड सो वी कैन से दैट यूजेस अ लर्निंग टू रीजन एंड लर्न्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। जब हम एआई की बात करते हैं, मैं आपको चैट जीटीपी के एग्जांपल से समझाती हूँ। चैट जीटीपी एक लर्निंग ऐप है। अगर आप उसको कोई भी प्रॉम्प्ट या कमांड देते हैं और अगर वो उससे आपको गलत डेटा प्रोवाइड करता है, इट इज अ सेल्फ लर्निंग ऐप। अगर आप उसको बोलते हो दैट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय यू इज रॉन्ग, तो वो अपने सिस्टम में उसको फीड कर लेता है कि मैं अगली बार से ये गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। सो वो अपने एक्सपीरियंस से, जितना हम उस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं उतना वो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है। दैट इज वाई इट लर्न्स फ्रॉम इट एक्सपीरियंसेस। सो वी कैन से वो खुद सेल्फ डेवलपमेंट भी करता है एआई का। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑल्सो कि वो हेल्प कैसे कर सकता है हमें। अब ये तो हमने समझा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, लेकिन हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे है, किन किन फील्ड्स में जो है हम बात करते हैं कि एआई जो है वो हम यूज कर सकते हैं। पहली बात करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर की। अब हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत सारे डिजीजेस जो हैं उसको डायग्नोस करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोविड-19 के लिए भी हम एआई को यूज कर सकते हैं, एंड इट इज इफेक्टिव ऑल्सो इन रिमोट एरियाज जहां पे ज्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि एआई के एडवांटेजेस नहीं है, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं।
अब एग्रीकल्चर सेक्टर में हम कैसे यूज कर सकते हैं? बहुत सारे एप्लीकेशंस और टूल्स हैं जो कि फार्मर्स को हेल्प करने के लिए, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट कैसे जनरेट करना है या इन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करनी है, उसके लिए हम एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर मैनेजमेंट, क्रॉप रोटेशन, टाइमली हार्वेस्टिंग ऐसे होनी चाहिए, कौन सी टाइप की क्रॉप अपने लैंड पे उन्हें ग्रो करनी चाहिए, इन सब चीजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम यूज कर सकते हैं। अब आप रिटेल सेक्टर में भी देखते हैं, बहुत सारी जगह डिजिटलाइजेशन तो हमने रिटेल सेक्टर में देखा ही है, लेकिन एआई का भी बहुत ज्यादा यूज है रिटेल सेक्टर में। मैं सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में, स्मार्ट सिटीज में, एनर्जी सेक्टर की जब बात करते हैं, एजुकेशन एंड स्किलिंग में तो मैं आपको बता ही रही हूँ, जैसे चैट जीटीपी वगैरह बहुत सारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं। देन बात आती है इंटेलिजेंस की, स्पीच रिकॉग्निशन में आप एआई का बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं। टू कोर एरियाज में और एक्सप्लेन करना चाहूंगी, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन में आप एआई का कैसे यूज करोगे? ट्रांसपोर्टेशन में सेफ्टी बढ़ाने के लिए, सेफ स्पीड लिमिट कंट्रोल करने के लिए, या फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बात करते हैं, एक कवच करके गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसमें ट्रेन कोलिजन को वो स्टॉप करता है, उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट योर सेफ्टी मेजर्स एंड स्पीड रेगुलेशंस एक्सेट्रा इन ट्रैफिक मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्टेशन, वहां पे हम एआई का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की। साइबर सिक्योरिटी के लिए हम कैसे एआई का इस्तेमाल करेंगे? जो एआई सिस्टम हो सकते हैं वो साइबर अटैक्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए या साइबर थ्रेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। कंटिन्यूस अगर कहीं डेटा इनपुट हो रहा है तो उसे डिटेक्ट कर सकता है, पैटर्न्स रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बैक ट्रैकिंग जो अटैक्स के लिए करनी होती है उसके लिए भी एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है। सो वी कैन से दैट एआई का सिर्फ कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत माइनर सा यूजेज है। मेजर सेक्टर्स में यू कैन सी देयर आर अप्रोक्सीमेटली 10-12 सेक्टर जहां आप एआई का बहुत प्रोमिनेंट यूज कर सकते हैं। दैट इज वाई इसके हमें ये पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कितना उसको रेगुलेट करना है, पार्शियल करना है, कंप्लीट रेगुलेशन चाहिए कि नहीं। इसीलिए ये डिबेट चल रहा है। आपको ये एक्सप्लेनेशन मैं समझा चुकी हूँ, यू कैन रीड इट फॉर योर note making, you can take it from here. For example, one of the example is Tesla cars is your use of AI in your transportation only. अब बात करते हैं एआई बायस क्या होता है। एआई बायस का मतलब होता है कि जो टेंडेंसी होती है एल्गोरिथम्स टू रिफ्लेक्ट ह्यूमन बायसेस। दैट मीन्स अगर हमने कोई एल्गोरिथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दिया है कि आप हमें ये आउटपुट दीजिए, लेकिन उसमें जब टेंडेंसी है कि वो ह्यूमंस की तरह ही बायसनेस शो करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा ह्यूमन बायसनेस, दैट मीन्स एआई बायस। जहां पे एआई सिमिलर टू ह्यूमंस बायस हो जाता है, दैट इज योर एआई बायस। अब ये सिचुएशन कब अराइज होती है? व्हेन एल्गोरिथम डिलीवर सिस्टमैटिकली बायस्ड रिजल्ट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एरर्स और अजम्पशंस ऑफ मशीन लर्निंग प्रोसेस। दैट मीन्स मशीन लर्निंग प्रोसेस में कोई एरर की वजह से कोई अजम्पशन अगर अज्यूम कर लेता है एआई, तो वो उन एल्गोरिथम में बायस्ड रिजल्ट देता है। Now, in today's climate of increasing representation of diversity, this becomes even more problematic because algorithms could be reinforcing biases. That means आज के टाइम पे जब बहुत सारा डाइवर्स कल्चर है या डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन है, एआई बायस की प्रॉब्लम जो है हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा हो सकती है। अब एआई बायस भी ना दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है कॉग्निटिव बायस, दैट मीन्स अनकॉन्शियस एरर्स इन थिंकिंग दैट अफेक्ट्स इंडिविजुअल्स जजमेंट एंड डिसीजंस। ऐसा नहीं है कि वो कॉन्शियसली वो बायस शो कर रहे हैं, वो अनकॉन्शियस बायस होते हैं। एंड दीज बायस कुड सीप इनटू मशीन लर्निंग एल्गोरिथम आल्सो ईदर वाया डिजाइनर्स। और ऐसा नहीं है कि वो नोइंगली ये जो एरर्स हैं वो ट्रांसमिट करते हैं, नहीं, अननोइंगली हो सकते हैं। और किसी भी मॉडल में या ट्रेनिंग डेटा सेट में ये बायस जो है वो किसी जो कि हमारा डिजाइनर है उस सिस्टम का, वो इनपुट कर सकता है। अब दूसरी तरीके के एआई बायस की बात करते हैं, दैट इज लैक ऑफ कंप्लीट डेटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एआई सिस्टम में हम कोई प्रॉम्प्ट या एल्गोरिथम डाल रहे हैं, उसके पास कंप्लीट डेटा ही नहीं है, तो वो जो रिजल्ट्स देगा वो रिजल्ट्स जो होंगे वो कंप्लीट डेटा के बेसिस पे नहीं है। सो लैक ऑफ कंप्लीट डेटा की वजह से भी एआई कई बार बायस रिजल्ट्स देता है। एंड इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द फैक्टर दैट कॉज द बायस आउटपुट ड्यू टू द ब्लैक बॉक्स इफेक्ट इन एआई। सो वी कैन से कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें भी नहीं पता लग पाएगा कि वो जो बायस रिजल्ट आया है ड्यू टू लैक ऑफ डेटा वो किस वजह से आया है, तो वो कॉज निकालना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं कि यूनेस्को का जो फ्रेमवर्क है फॉर मॉरल एआई टू काउंटर एआई बायस, मतलब यूनेस्को ने क्या फ्रेमवर्क दिया है कि हम कैसे ये जो एआई बायस जनरेट हो रहा है इसको कॉम्बैट करेंगे।
It is evolving framework encompassing all stakeholders and try to address challenges faced by users due to systematic flaws. मतलब यूनेस्को ने जो फ्रेमवर्क दिया है, जो कि चैलेंजेस कोई भी यूजर फेस कर रहा है किसी भी सिस्टमैटिक फ्लॉ की वजह से, उसको एड्रेस करेगा. और ये जो फ्रेमवर्क है, it focuses on or it aims at to have a holistic and evolving framework of values, ideas and actions. It will provide a moral framework to judge the AI across the world, and it will also construct neutral, non-discriminative and delicate AI platforms. So that means these are the three things which are kept in mind while UNESCO is providing this framework. नाउ वी कैन नॉट से कि थोड़ा बहुत ही इन्फ्लुएंस होगा जो यूनेस्को का फ्रेमवर्क है. यूनेस्को के फ्रेमवर्क का इन्फ्लुएंस बहुत सारे एरियाज में हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, सेंसिटिविटी टू प्राइवेटनेस एंड इंक्लूजन. That means it will be sensitive towards the privateness of the data or inclusion of the data. Transparency होगी सिस्टम में, equity and non-discriminant होगा data, that is it will not discriminate. Accountability होगी by the way of participation. ऐसा नहीं है कि कोई भी accountable नहीं रहेगा. There will be accountability. Mindset change that helps sustainable AI setting. That means और करेक्ट स्टेडीनेस भी रहेगा बिटवीन एंटरप्राइज डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज. फिर वही वाली बात आ जाती है कि ह्यूमन हार्म को कैसे कंट्रोल करेंगे, इसीलिए सस्टेनेबल एआई सेटिंग की बात की जा रही है. कितना वो करेक्ट रिजल्ट दे सकता है, कितना वो जो डेवलपमेंट है और प्रमोशन है वो ह्यूमन वैल्यूज पे ही हो. ऐसा नहीं है कि एआई बिल्कुल ही ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा. वो रखा गया है माइंडसेट में जब यूनेस्को ने ये फ्रेमवर्क बनाया है. अब एक जब हम बात करते हैं कि यूनिवर्सल फ्रेमवर्क क्यों चाहिए एआई के लिए, सो नीड फॉर यूनिवर्सल फ्रेमवर्क फॉर एआई एथिक्स. ऐसा क्यों है? क्योंकि मेजर प्रॉब्लम क्या है, डेटा एंड हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन दे आर स्टडीड विद बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन. अब जैसे हम बात करते हैं कि हिस्ट्री कैसे लिखी जाती है, हिस्ट्री जो लिखी जाती है वो किसी के पर्सपेक्टिव से लिखी जाती है. सो दैट इज वाई वी आर सेइंग कि जो भी डेटा है या इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है उसमें किसी का बायस या डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है. और अगर उन्हीं डेटा के ऊपर एआई फंक्शन कर रहा है तो उसको हम मेजर कैसे करेंगे कि कितना बायस डेटा ऑलरेडी उसमें फीड किया गया था. सो इट मे बी कैटास्ट्रॉफिक एज ह्यूमंस हैव सर्टेन लिमिटेड कैपेबिलिटी, बट एन इल ट्रेन्ड एआई कैन लीव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल कि डेटा और जो इंफॉर्मेशन है वो पूरा प्रॉपर अनबायस्ड होना चाहिए. फिर अगर एआई जो भी हम यूज कर रहे हैं वो एक प्रॉपर एआई सिस्टम यूज होना चाहिए. अगर कोई इल ट्रेन्ड एआई है या फिर प्रॉपरली टेस्टेड एआई नहीं है, उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा हो सकता है. अब कैसे इम्पैक्ट हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इज द चांसेस ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. अब जैसे लोग हैं, दे डू बायस डिपेंडिंग ऑन द कलर्स, and it has also been observed in AI that क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क्स में जहां AI यूज होता है वहां पे बायस्ड अगेंस्ट पीपल ऑफ कलर वाज फाउंड इन सम ऑफ द केसेस. सो AI भी यूज करने में कई बार रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की चीजें देखी गई हैं. दूसरी चीज, इट कैन बी जेंडर बायस्ड ऑल्सो. डिफरेंट स्टडीज हैं जिनमें पता लगा है कि प्रमोट करता है वो जेंडर बायस, सम ऑफ द AI टूल्स विच हैव शोन दिस काइंड ऑफ सिग्नल्स. नाउ सेकेंड इज मोड ऑफ कंसेंट या राइट टू प्राइवेसी. अब जैसे कोई भी डेटा जो है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एआई टूल है, वो कैसे डेटा एक्सट्रैक्ट करा है, या तो उसमें डेटा फीड किया गया है या वो डेटा जो ऑलरेडी अवेलेबल है इंटरनेट पे उसे यूज कर रहा है. सो फॉर एग्जाम्पल वन प्रॉब्लम इज दैट डेटा ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द इंटरनेट कैन बी कॉपीराइट, उस पर कॉपीराइट क्लेम कर सकता है कोई भी. सो एक वो इश्यू आता है. दूसरा, किसी भी इंडिविजुअल का अगर पर्सनल डेटा अगर यूज हो रहा है तो कंसेंट है या नहीं है. सो वैसे क्वेश्चंस, जो राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी देखे गए हैं एआई के यूजेस में. नाउ लैक ऑफ नॉलेज एंड सेंसिटिवनेस अमंग डेवलपर्स. इट इज अ मेजर प्रॉब्लम बिकॉज डेवलपर्स जो होते हैं वो बहुत लेस जानते हैं अबाउट देयर प्रोडक्ट, और उससे क्या एथिकल कंसर्न्स हो सकते हैं, क्योंकि क्या डेवलप होके प्रोडक्ट बनेगा वो उनको भी येट नहीं पता है. दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल बेस्ड थिंग गोइंग ऑन. सो डेवलपर्स को भी आइडिया नहीं है कि वो क्या बना देंगे या क्या फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा और उसके क्या एथिकल कंसर्न्स हो सकते हैं. सो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होने चाहिए जो कि डेवलपमेंट साइड ऑफ एआई के ऊपर फोकस करेंगे कि एआई जो है, जो भी एआई बना रहे हैं वो एथिकल होना चाहिए, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, और जो यूजर्स हैं उस यूजर्स के ऊपर जो नेगेटिव हार्म नहीं हो और उसे पॉजिटिवली बहुत ज्यादा यूज किया जाए. और क्योंकि सोसाइटी की जब हम बात करते हैं लेस टॉलरेंट होती जा रही है डे बाय डे सोसाइटी, उसको भी मद्देनजर रखते हुए एआई का यूज होना चाहिए.
अब हमने प्रॉब्लम्स ऑफ एआई डिस्कस कर लिया, हमने ये डिस्कस कर लिया कि एआई के साथ क्या कंसर्न्स हो सकते हैं, एथिकल क्या कंसर्न्स हो सकते हैं, लेकिन एआई यूज करने के कुछ एडवांटेजेस भी हैं। जैसे अगर हम प्रॉपर एल्गोरिथम्स या प्रॉम्प्ट्स यूज करते हैं और एक वेल ट्रेन्ड एआई सिस्टम अगर यूज करते हैं, तो एक्यूरेसी किसी भी काम को करने की जो है वो बढ़ जाती है। अगर डेटा करेक्ट है तो डेटा विद प्रिसीजन आपको मिलेगा, एरर्स कम मिलेंगे। वेरियस एप्लीकेशन जैसे कि डायग्नोस्टिक्स रिजल्ट्स जो होते हैं, या जैसे मैंने बताया आपको कोविड-19 में भी एआई का यूज किया गया था डिटेक्शन के लिए, उसकी जो प्रिडिक्शंस हैं वो बेटर होती हैं। सो ऐसा नहीं है कि एआई इज हार्मफुल ओनली। एआई बहुत सारी जगहों पे बहुत बेनिफिट्स भी देता है, एंड दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट्स इन योर हेल्थ केयर सेक्टर ऑल्सो। डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाती है एआई के यूजेस से। जब हम कंप्लीट डेटा जो है एआई को प्रोवाइड कर देते हैं, तो एआई टूल्स जो होते हैं वो उस डेटा को अच्छे से एनालाइज करके हमें बेटर डिसीजंस दे सकते हैं, या डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है वो बता सकते हैं। वो पैटर्न, ट्रेंड, पोटेंशियल रिस्क क्या हो सकता है किसी भी सिचुएशन के, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि कई बार ऐसा हो जाता था कि ह्यूमन इंटेलेक्ट जब हम यूज कर रहे हैं तो वो मिस आउट हो सकता है। एक डिसीजन मेकिंग के ऊपर बहुत ज्यादा बेनिफिट है कि इंप्रूव डिसीजन मेकिंग हो सकती है। इनोवेशन एंड डिस्कवरी की जब बात करते हैं कि न्यू डिस्कवरीज जो हैं, या जो बाउंड्रीज ह्यूमंस के लिए सेट है, उसके आगे एआई बहुत सारी डिस्कवरीज एंड इनोवेशन में हेल्प कर सकता है, जो कि हेल्थ केयर से रिलेटेड भी हो सकती है, साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी हो सकती है। दिस इज वन ऑफ द अदर एडवांटेजियस यूजेस ऑफ योर एआई। जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आजकल बहुत सारी कंपनीज है या स्टूडेंट्स हैं अपना वर्कलोड कम करने के लिए या लर्निंग के लिए इसे यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो एआई टूल्स आपके हैं वो ह्यूमन कैपेबिलिटीज को इन्हांस कैसे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई चीज या कोई रिपोर्ट बनाने में 4 आवर्स लगते थे, तो क्योंकि विद द हेल्प ऑफ एआई दैट वर्कलोड कैन बी रिड्यूस टू 3 आवर्स, तो मुझे 4 से 3 आवर्स ही लग रहे हैं। जो प्रोडक्टिविटी है, पहले अगर हम 10 काम 8 घंटे में कर पाते थे, अब हम शायद 14 काम 8 घंटे में कर पा रहे हैं, जिस वजह से इन जो प्रोडक्टिविटी है ह्यूमन रिसोर्सेज की वो इंक्रीज हो रही है। अब कंटिन्यूअस लर्निंग एंड अडेप्टेबिलिटी, लाइक आई टोल्ड यू फॉर विद द एग्जांपल ऑफ चैट जीटीपी, कि वो सेल्फ लर्निंग है। जब वो गलत डेटा देता है और हम उसे नया डेटा प्रोवाइड करते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, अप टू डेट करता है अपने डेटा को हमेशा। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देती हूँ बार्ड का। बार्ड बिल्कुल लाइव डेटा आपको प्रोवाइड करता है, या अप टू डेट, अप टू टाइम डेटा प्रोवाइड करता है। आप उससे आज की न्यूज पूछो, वो आपको आज की न्यूज भी बताएगा। दैट मीन्स दे आर कंटिन्यूसली लर्निंग एंड विद टाइम अडेप्ट भी कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस को। दीज आर द फीचर्स ऑफ एआई टूल्स। नाउ एक्सप्लोरिंग एंड स्पेस रिसर्च। जब हम बात करते हैं एआई की, स्पेस एक्सप्लोरेशन में एआई हैज अ रोल। स्पेस क्राफ्ट, रोबोटिक्स एक्सप्लोरेशन, डेटा एनालिसिस, रिमोट सेंसिंग, हजार्डियस एनवायरमेंट्स में कैसे एआई को यूज कर सकते हैं, ये सब चीजें हैं, इन सब में रिसर्च में या एक्सप्लोरेशन में एआई का यूज होता है। यू कैन सी, बी इट स्पेस, बी इट ह्यूमन रिसोर्सेज, बी इट प्रोडक्टिविटी, बी इट डिस्कवरी एंड इनोवेशन, बी इट योर डिसीजन मेकिंग और एक्यूरेसी इन एनी ऑफ द डिसीजंस, एआई के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। थोड़ा सा अब ब्रीफ में डिस्कस करते हैं कि एआई के ह्यूमन लेवल पे या डिफरेंट अलग अलग लेवल्स पे क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे बड़ा आजकल जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रिगार्डिंग द डिसएडवांटेजेस ऑफ एआई, वो है जॉब डिस्प्लेसमेंट। सबको ये डाउट है कि अगर एआई का यूजेज बढ़ जाएगा, सारी चीजें ऑटोमेशन पे चली जाएंगी, तो क्या ह्यूमंस को रिप्लेस कर देंगी मशीन्स या नहीं, सब कुछ हम मशीन्स के जरिए कर पाएंगे या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कोई कंपनी है जहाँ पे 40 लोग चाहिए होते थे या वर्कफोर्स चाहिए होती थी किसी काम को करने के लिए या कोई प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, अगर वहां एआई को इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो क्या वो 40 लोगों की जगह सिर्फ हमें 10 लोग चाहिए होंगे? क्या हम 30 लोगों को एआई से रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं? वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ एआई इज इन मेनी सेक्टर्स, बहुत सारे काम जो कि ह्यूमन परफॉर्म करते थे वो एआई परफॉर्म कर रहे हैं। क्या प्रॉपरली हम एआई से ह्यूमंस रिप्लेस कर देंगे या नहीं कर देंगे, ये एक डिबेट है, एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेजेस एसोसिएटेड विद एआई। अब बात करते हैं एथिकल कंसर्न्स की। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एआई का यूज करने से बायसनेस हो सकती है एल्गोरिथम्स में, या प्राइवेसी इश्यूज हो सकते हैं, एथिकल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं डिसीजन मेकिंग सिस्टम में। दिस इज अनदर कंसर्न एसोसिएटेड विद बायसनेस, प्राइवेसी एंड ऑटोनॉमस डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स, उस पर क्या एथिकल इम्प्लीकेशंस होगी एक्सेट्रा। देन रिलायंस ऑन डेटा अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी। अब जो एआई सिस्टम्स है वो हेविली रिलाय करते हैं डेटा पे, जो कि हम प्रोवाइड करते हैं या उसमें फीड किया गया है या ऑनलाइन अवेलेबल है।
सो वो डेटा अवेलेबिलिटी जो है वो क्वालिटी डेटा है या नहीं, रिलायबल है या नहीं, उसके बेसिस पे हमें जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो बायस है या नहीं, एक्यूरेट है या नहीं, दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस। अगर एआई सिस्टम प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं होगा तो क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग या रिजल्ट्स, जिस भी चीज पे हम एआई का यूज कर रहे हैं, वो कॉम्प्रोमाइज किए हो सकते हैं। सिक्योरिटी रिस्क क्या है? अब जब हम बात करते हैं एआई, एक तरीके से है तो मशीन ही, और वो इंटरनेट भी यूटिलाइजेशन हो रहा है वहां पे। सो साइबर अटैक्स को वल्नरेबल होता है आपको कोई भी एआई सिस्टम, इसीलिए वहां पे सिक्योरिटी रिस्क है। अब कोई भी मलेशियस एक्टर्स जो हो सकते हैं मैनिपुलेट कर सकते हैं आपके एआई एल्गोरिथम्स को। एआई पावर टूल्स जो है उनका जो पर्पस है उस पर्पस को चेंज किया जा सकता है, या किसी भी पावरफुल एआई टूल को किसी नेगेटिव पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि सिक्योरिटी रिस्क हो सकते हैं वाइल यूजिंग योर एआईज। ओवर रिलायंस। अब जब हम बात करते हैं कि हमने बहुत सारे ह्यूमंस जो है उन्हें हम एआई से रिप्लेस कर लेंगे या एआई इंसान का काम कर पाएगा, तो हम रिलाय कर जाएंगे अपनी मशीनरी पे, दैट इज एआई के ऊपर। सो ह्यूमंस का जो एज अ रिसोर्स जो यूजेस था उसके ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं कर रहे हैं। बट अगर एआई की वजह से कोई भी डिसीजन जो है वो इनकरेक्ट है, या हम कैसे मान लें कि हमेशा वो एरर फ्री ही देगा। सो एआई सिस्टम्स को जब तक हम पूरा बहुत अच्छे तरीके से जान नहीं जाते या फिमिलियर नहीं हो जाते कि कहाँ वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दे सकता है, कहाँ वो एरर मेक कर सकता है, तब तक उस पर ब्लाइंडली रिलाई करना या ओवर रिलायंस करना, दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग। हमें रेगुलेट करना पड़ेगा कि कितना कहाँ एआई यूज होना चाहिए। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अब एआई मॉडल है, वो जिसने भी वो मॉडल बनाया है उसे तो पता है वो कैसे ऑपरेट कर रहा है। आपने कोई भी एल्गोरिथम उसमें डाला या उसमें आपने प्रॉम्प्ट डाला, आपको तो रिजल्ट चाहिए सिर्फ, लेकिन वो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी आ जाता है कि वो ऑपरेट कैसे कर रहा है, वो कहाँ से डेटा ले रहा है, किसका डेटा ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रिटन अ बुक, ओके, उस पे मेरा कॉपीराइट है क्योंकि मैंने वो बुक लिखी है, आई एम द ऑथर। बट अगर कोई एआई टूल मेरी बुक का इंफॉर्मेशन विदाउट इन्फॉर्मिंग मी यूटिलाइज कर रहा है और किसी और को रिसर्च पेपर लिखने में हेल्प कर रहा है, सो दैट मीन्स वो ट्रांसपेरेंट डिसीजन, वो ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा। अब जो दूसरा रिसर्च पेपर लिखा है उसे तो पता नहीं है कौन सी बुक से लिया है, उसे ये भी नहीं पता कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है। सो ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, ट्रांसपेरेंसी की कमी आ जाती है यहाँ पे। इसीलिए लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इज अनदर बिग प्रॉब्लम विद योर एआई मॉडल्स। नाउ इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। ऐसा नहीं है कि एआई सिस्टम्स बना दिए हैं और बहुत ही इजी इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना है, बहुत ही ज्यादा आपका लेस कॉस्ट लगता है, नहीं। उसको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, डेटा कलेक्शन भी चाहिए, मॉडल डेवलपमेंट चाहिए। तो इसका मतलब एआई सिस्टम जो है वो कॉस्टली होते हैं, उनका मेंटेनेंस भी एज वेल एज उनका डेवलपमेंट और उनका इनिशियल सेटअप करने का इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा कॉस्टली है। अगर आप चेक करना चाहोगे कोई भी एआई जो ओपनली अवेलेबल है इंटरनेट पे यूज करने के लिए फॉर लर्निंग एक्सेट्रा, आप देखोगे उनका ना मंथली या एनुअली सब्सक्रिप्शन होता है। दे आस्क यू फॉर मनी टू यूज देम एफिशिएंटली। सिमिलरली जो कंपनीज या अदर एरियाज में एआई यूटिलाइजेशन हो रहा है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर या मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा है। अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की एआई जिन टेक्नोलॉजीज में यूज हो रहा है। जैसे आई टोल्ड यू रोबोटिक्स है, ओके, उसमें बहुत ज्यादा एआई यूज होता है। देन योर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम्स होते हैं जिसमें ह्यूमन लैंग्वेज प्रोसेस की जाती है बाय कंप्यूटर प्रोग्राम्स, उसमें बहुत ज्यादा एआई यूज होता है। पैटर्न रिकॉग्नाइज करने में आजकल हम बहुत ज्यादा मशीन लर्निंग, जैसे कि एक एप्लीकेशन है, उसमें पैटर्न रिकॉग्नाइज करने में हम बहुत ज्यादा एआई यूज करते हैं। देन मशीन विजन, दिस इज द साइंस ऑफ गिविंग कंप्यूटर्स अ विजन बाय कैप्चरिंग एंड एनालाइजिंग विजुअल इन्फॉर्मेशन थ्रू यूजिंग अ कैमरा, और डिजिटल एनालॉग हो सकता है या डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग हो सकती है। उसके द्वारा हम जब एक कंप्यूटर को विजन दे देते हैं, वो कैप्चर कर सकता है, एनालाइज कर सकता है कोई भी विजुअल इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल कोई पिक्चर है, उसको वो कैप्चर करके उसको एनालाइज कर सकता है कि उसमें क्या डेटा है। सो वो होता है आपका मशीन विजन। अब बात करते हैं इंडिया और एआई का क्या लेना देना है, या इंडिया क्या रेगुलेशंस लाना चाह रहा है, या किस बेसिस पे इंडिया काम कर रहा है। सो जो G20 समिट हुआ था ओसाका में, प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे नरेंद्र मोदी, उन्होंने इम्पोर्टेंस बताया था कि डिजिटल इकोनॉमी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज के टाइम पे क्या इंपॉर्टेंस है। और उन्होंने 5 आईज बोले थे, दैट मीन्स गवर्नमेंट की रिलायंस है 5 आईज पे, जो कि है इंक्लूसिवनेस, digitization, innovation, investment in infrastructure, then international cooperation in developing these two areas. Then according to Global AI report in 2019, India is ninth in terms of number of AI specialists working in the field. Then US, China, UK are the among the top 3 ones. That means इंडिया में एआई यूज करने वाले जितने स्पेशलिस्ट लोग काम कर रहे हैं इस फील्ड में,
उस रैंकिंग में इंडिया 9th है। सबसे ऊपर आता है यूएस, चाइना एंड देन यूके। ये लोग जो हैं ये बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं और इनके यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं टू मेक इट बेटर। अब हमारे यहाँ यानी कि इंडिया में क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कि एआई को कैसे एसोसिएट किया जाएगा या लिंक किया जाएगा डिफरेंट चीजों में। जैसे कि सीबीएसई हैज एआई एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट फॉर इट्स 9th क्लास। दैट मीन सीबीएसई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक इलेक्टिव सब्जेक्ट बना दिया है क्लास 9th में। देन बात करते हैं आईआईटी हैदराबाद की, एक फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जिन्होंने बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी दैट इज इंजीनियरिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है जो कि है एआई में। और आईआईटी हैदराबाद जो है वर्ल्ड का 3rd है, इंडिया का 1st है इन डूइंग सो। देन आईआईटी हैदराबाद इन्होंने और इंट्रोड्यूस किया है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है एआई के ऊपर, मशीन लर्निंग के ऊपर एंड ब्लॉकचेन के ऊपर। सो एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया है। देन डिफेंस आईआईबीएम्स ब्लू प्रोजेक्ट, मेनी स्टार्टअप्स आर नाउ फॉरेइंग इनटू एआई। बहुत सारी कंपनीज हैं या स्टार्टअप्स हैं जो एआई से रिलेटेड काम कर रहे हैं। एंड ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि $957 बिलियन इंडिया के जीडीपी में ऐड होगा बाय यूजिंग योर एआई बाय 2035। सो एनुअल ग्रोथ जो जीडीपी की है इंडिया की वो 1.3% से इंक्रीज होगी जब हमारी इकोनॉमी में एआई का यूज जो है प्रमोट किया जाएगा या ज्यादा यूजेज किया जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट भी कह रही है कि एआई ऐसा नहीं है कि एआई का जो यूजेज है वो प्रमोट नहीं होना चाहिए, एआई का यूज प्रमोट होना चाहिए, बट रेगुलेशंस के ऊपर बात की जा रही है। अब गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं प्रमोट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो बात करते हैं। 2018-19 के बजट में गवर्नमेंट ने मैंडेट दिया था नीति आयोग को कि एक नेशनल प्रोग्राम ऑन एआई बनाया जाए। फिर 2018 में फंड्स भी अनाउंस हुए थे फॉर एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स एंड आईओटी सेक्टर। देन इंडियन कॉन्टेक्स्ट की जब हम बात करते हैं, बहुत सारे की इंडिकेटर्स, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ये सारे आपके जो सेक्टर्स हैं उसमें एआई को कैसे अडॉप्ट किया जा सकता है या एआई कैसे हेल्प करेगा, उनके ऊपर भी बात की गई है। देन एआई को कैसे हम किसी भी चीज के इलाज के लिए या रिपोर्ट्स बनाने के लिए, क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए कैसे यूज करेंगे रिमोट एरियाज में, उसकी बात करी गई है। बात करते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ई गवर्नेंस एजेंसी जो है उन्होंने अन्ना यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनर किया है टू लॉन्च अ तमिल स्मार्ट असिस्टेंट जिसका नाम है अनिल। अब बेसिकली ये अनिल सिस्टम जो तमिलनाडु ने इंट्रोड्यूस किया, ये है क्या? ये एक एनएलपी बेस्ड स्मार्ट असिस्टेंस है जो कि स्टेप बाय स्टेप गाइड प्रोवाइड करता है लोगों को। और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो है वो एक पायनियर कहा जा रहा है कि एआई को जिन्होंने पब्लिक सर्विस डिलीवरी में इंट्रोड्यूस किया है। दैट मीन्स तमिलनाडु फर्स्ट गवर्नमेंट है जिन्होंने एआई को पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है। अब एआई और कहाँ यूज किया जा रहा है कि कुछ एजेंसीज हैं जिन्होंने पेस्ट एंड डिजीज आइडेंटिफिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है जिसमें एआई की हेल्प से आप पता लगा सकते हैं। कोई भी फार्मर जो है क्या करते हैं, आप अपने जो भी डिजीज क्रॉप है उसकी आप इमेज क्लिक करते हो और फिर जो एआई सिस्टम है वो प्रोसेस करता है उस इंफॉर्मेशन को अपनी एल्गोरिथम के हिसाब से और फार्मर को कोई भी डिजीज या पेस्ट जो भी प्लांट पे है उसका नाम बता देता है और उसके साथ साथ उनके रेमेडियल मेजर्स की उसको आप ठीक कैसे कर सकते हो वो भी बताता है। अगेन तमिलनाडु गवर्नमेंट की बात करते हैं कि वो कहाँ और एआई यूज करते हैं। फेस रिकॉग्निशन के लिए, अटेंडेंस रिकॉर्डिंग के लिए भी तमिलनाडु गवर्नमेंट एआई को यूटिलाइज कर रहा है। जब हम हेल्थ केयर की बात करते हैं तो रेडियोग्राफिक डायग्नोस्टिक्स जैसे कि इंटरनल ब्लीडिंग को डिटेक्ट करने के लिए ब्रेन में या सीटी स्कैन्स में भी आपका एआई का यूज किया जा रहा है। स्पेसिफिकली हेल्थ केयर की जब हम बात करते हैं, रिमोट एरियाज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अर्बन एरियाज में या फिर जो अप्रोचेबल एक्सेसिबल एरियाज हैं वहां तो फिर भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, बट रिमोट एरियाज में इंडिया में हेल्थ केयर फैसिलिटीज की प्रॉब्लम अभी भी है। अब बात करते हैं कि नीति आयोग कैसे काम कर रहा है या नीति आयोग ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं एआई को प्रमोट करने के लिए। एक स्ट्रैटेजी नीति आयोग ने बनाई थी 2018 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। इट वाज बीइंग रिकमेंडेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स व्हिच वाज हेडेड बाय वी कामाकुटी और 5 कोर एरियाज एआई एप्लीकेशन के आइडेंटिफाई किए गए थे जिसमें था एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, स्मार्ट सिटीज या इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर आपका ट्रांसपोर्ट। तो इन सेक्टर्स में बात किया गया था कि हमें एआई यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं और एक पोटेंशियल एआई गराज या फिर सोल्यूशन प्रोवाइडर बन सकता है इंडिया वर्ल्ड में, ये भी कहा गया था। फिर एप्लीकेशंस ऑफ एआई की बात करते हैं तो इस रिपोर्ट में नीति आयोग ने कहा था कि हम कैंसर रिपोर्ट्स, रीरूट ट्रैफिक, टेलिंग फार्मर्स वेयर टू स्टोर और ड्रॉप आउट, इन सब चीजों में हम इसे यूज कर सकते हैं। अब फंडिंग की बात इसमें नहीं कही गई थी और ना ही इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर की बात करी गई थी
और इसमें कुछ चैलेंजेस बताए गए थे कि क्या चैलेंजेस रहेंगे जब हम एआई को यूज करते हैं, कि 4% ही, सिर्फ 4% ऑफ एआई प्रोफेशनल्स जो हैं वो ट्रेन है हमारे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में, जो कि एच इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा लो है, डेटा सेट्स बहुत ज्यादा लो हैं. सो दीज वर द चैलेंजेस विच वर मार्क्ड इन 2018 रिपोर्ट बाय योर नीति आयोग. 2019 में नीति आयोग ने एक कैबिनेट नोट सर्कुलेट किया था, जिसमें उन्होंने बात करी थी कि एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोग्राम जिसे एरावट यानी AIRAWAT विच इज AI रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज एसिमुलेशन प्लेटफॉर्म, ये जो है एक बनाया जाएगा. तो ये 2019 में हुआ है, एंड इट विल बी पार्ट ऑफ गोल ऑफ मेकिंग इंडिया पायनियर अमंग्स द इमर्जिंग इकोनॉमीज विद रिस्पेक्ट टू AI. दैट मीन्स जो कि इमर्जिंग इकोनॉमीज है थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसमें इंडिया को एक हम क्या करेंगे बाय डेवलपिंग दिस, अब एक पायनियर की तरह देखा जाएगा कि इंडिया ने AI का इस्तेमाल किन किन सेक्टर्स में किया है, बी इट एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, मोबिलिटी एक्सेट्रा में. थोड़ा सा आप बात कर लेते हैं ये AI रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज एसिमुलेशन प्लेटफॉर्म बेसिकली है क्या. अब हमें क्या करना था, हमें अचीव करना है गोल ऑफ बिकमिंग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी. हमने बहुत बार ये टर्म न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है जब हम किसी भी इकोनॉमिक्स की न्यूज को पढ़ते हैं कि इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स 6 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी. सो वो गोल अचीव करने के लिए हमें क्या चाहिए कि इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट होनी चाहिए. जैसे मैंने आपको बताया कि GDP बहुत ज्यादा बढ़ेगा अगर हम AI का यूज करते हैं. सो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि नीति आयोग को भी बोला गया कि आप AI स्पेसिफिक क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक डेवलप करो. इस जो इन प्लेटफॉर्म को हम डेवलप करेंगे उससे क्या होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर पाएंगे हम न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में. दैट मीन्स हम और न्यू टेक्नोलॉजीज टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स परसिस्टिंग इन इंडिया, उनके लिए AI का यूटिलाइज करो. और स्पेसिफिकली इसीलिए जो प्लेटफॉर्म है वो बनाया भी गया था. अब ये बनेगा कैसे, ये स्टैब्लिश किया जाएगा बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस व्हिच आर मेड बाय नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज NSAI जो रिकमेंडेशंस देगा उसके बेसिस पे हम ये प्लेटफॉर्म बनाएंगे. और इस प्लेटफॉर्म में इंडियन गवर्नमेंट प्लान करता है कि वो चैलेंजेस एसोसिएटेड विद लैक ऑफ एक्सेस टू कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज से कंप्यूटिंग रिसोर्सेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या चैलेंजेस है, उनको रिजॉल्व करने का गवर्नमेंट इस प्लेटफॉर्म के द्वारा ट्राई करेगा. एंड AI स्पेसिफिक कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे कि आपको सेंटर फॉर रिसर्च एक्सीलेंस भी मिलेगा, एंड इंटरनेशनल सेंटर ट्रांसफॉर्मेशन AI एंड इनोवेशन हब्स, ये सब भी मिलेंगे. So this was about your AI research analytics and knowledge assimilation platform. अब बात करते हैं और क्या स्टेप्स लिए गए हैं. तो नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक 2015-20 में एक जो है आप कह सकते हैं कि 5 कोर एरियाज जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे और वो नीति आयोग ने ही पब्लिश किया था, जिनमें एप्लीकेशन ऑफ AI का यूज कर सकते हैं. सो दिस वाज इन 2015 से 20 के बीच में कोर एरियाज आइडेंटिफाई करने का काम किया गया है. Then there was a committee, Kamakoti committee, which was set up digital data banks. It will set up digital data banks, marketplaces या exchanges की बात करता है ताकि कि इंश्योर किया जाए कि अक्रॉस इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. अब बात करते हैं टू एड्रेस डेटा रिलेटेड इश्यूज या ग्रीवियंसेस. एक ऑम्बड्समैन एस्टैब्लिश किया गया था, डेटा ऑम्बड्समैन, जो कि डेटा रिलेटेड इश्यूज या ग्रीवियंसेस या प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेगा. अब अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स जैसे पहले कभी बात नहीं करी गई, तो इंश्योर करेगा कि फंड्स अवेलेबल है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट. एक नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन भी स्टैब्लिश करेगा. कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री हैज आल्सो सेट अप टास्क फोर्स टू एक्सप्लोर द यूज ऑफ AI एंड बिग डेटा टेक्नोलॉजीज. सो दिस वाज डन आफ्टर Kamakoti कमिटी. नाउ लेट्स मूव फर्दर और बात करते हैं कि थ्रेट्स विद द AI विद रिस्पेक्ट टू इंडिया. इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या थ्रेट्स हो सकते हैं AI से एसोसिएटेड. पहला है हेलुसिनेशन. इसका मतलब क्या होता है कि एरर्स जो हैं जो AI मॉडल मेक कर सकता है, क्योंकि वहां पे ह्यूमन यूज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ रिलाय कर रहा है डेटा के ऊपर और ट्रेनिंग जो उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई उसके बेसिस पे ही वो आंसर दे रहा है. सो जो आउटपुट हो सकता है वो कई बार इनएक्यूरेट और मिसलीडिंग हो सकता है. सो दैट कैन बी वन ऑफ द थ्रेट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया वी आर टॉकिंग अबाउट. अब जो कि AI मॉडल्स हैं वो मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं. एग्जिस्टिंग जो डेटा, वीडियोस, इमेजेस, ऑडियो एक्सेट्रा है उसके बेसिस पे एक मैनिपुलेटिव डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं. सो वी कैन से बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट कि फेक इन्फॉर्मेशन जो है या मेलिशियस पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं
जैसे कोई फेक न्यूज स्प्रेड करने के लिए यूज किया जा सकता है, तो वो मिलेशियस प्रैक्टिस में ही आ जाता है, या डिसइंफॉर्मेशन या इम्पर्सोनेटिंग पीपल और ब्लैकमेलिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है। सो वो एक कंसर्न है। अगेन वन कंसर्न विच इज कॉमन थ्रू आउट द वर्ल्ड इज डेटा प्राइवेसी, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी, कि कैसे ये डेटा जो है वो यूज होगा, प्राइवेसी कैसे मेंटेन की जाएगी या ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन करी जाएगी, उसके रिगार्डिंग ये जो प्रॉब्लम है, या कंसेंट लेंगे या नहीं लेंगे जिसका भी डेटा एआई मॉडल्स यूज कर रहे हैं या नहीं, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देन साइबर सिक्योरिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो कि आपका एआई मॉडल है कोई भी है वो हैक कर सकते हैं, या आपके उसको साइबर थ्रेट जो है, डाटा ब्रीचेस, फाइनेंशियल लॉसेस जिसकी वजह से हो जाते हैं, रेपुटेशन डैमेज हो जाती है, कोई भी कंपनी या मॉडल जिसका भी यूज किया जा रहा है उसकी वजह से अगर कोई भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, कोई भी बहुत बड़ा लॉस होता है या सिक्योरिटी थ्रेट आता है, सो यू कैन से कि वो सेफ नहीं है सिस्टम, बी इट साइबर सिक्योरिटी, बी इट अदरवाइज सेफ्टी मेजर्स। देन कॉपीराइट इश्यूज, एज आई एक्सप्लेन, कि जो भी आप कोई भी आपका टेक्स्ट है, म्यूजिक है, आर्ट फॉर्म है या इमेजेस हैं जो यूज कर रहे हैं, वो कॉपीराइट इश्यूज जनरेट कर सकता है, क्योंकि आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं करें कि आपने वो डेटा कहाँ से लिया है, किसकी ओनरशिप का डेटा है, क्या आपने वो डेटा के लिए कंसेंट लिया था या नहीं लिया था, या आपने बिना ही पूछे वो डेटा किसी और का यूटिलाइज कर लिया है या नहीं कर लिया है। सो दिस इज वन ऑफ द इश्यू। अब बात करते हैं इंडिया के पास चैलेंजेस क्या है। तो हमने बात करी थी कि क्या रिस्क है या थ्रेट्स हैं इंडिया में। अब बात करते हैं चैलेंजेस की, लेकिन उससे पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं कि 2000 में इंटरनेट की स्थिति इंडिया में क्या थी और आज क्या हो चुका है। जब 2000 की बात हम करते हैं तो इंडिया में 5.5 मिलियन इंडियंस थे जो इंटरनेट यूज करते थे। आज की डेट में 850 मिलियन इंडियंस ऑन इंटरनेट है। मतलब जो लोग अगर इंटरनेट पे कुछ भी प्रॉब्लम होता है या एआई रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो अफेक्टेड पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गया है। पहले वन टाइप ऑफ इंटरमीडिएटरी था, अब मल्टीपल लोग हैं, बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। पहले लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स थे इंटरनेट में जब हम 2000 ईयर की बात करते हैं। अब अलाउइंग सिटीजन टू इंटरैक्ट की तरह यूज किया जाता था इंटरनेट, अब हर चीज के लिए है, बी इट क्रिमिनल एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज, बी इट टॉकिंग टू अदर पीपल और कम्युनिकेशन। आज की डेट में सब चीजों के लिए इंटरनेट का यूज, दैट इज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, आ चुका है। अब जब हम बात करते हैं कि पहले क्या हार्म्स होते थे, तो साइबर क्राइम एक था, साइबर सिक्योरिटी, हैकिंग, ये प्रॉब्लम्स थी। आज की डेट में हार्म्स जो हैं या प्रॉब्लम्स भी इंटरनेट के साथ बढ़ चुकी हैं, जैसे कि कैट फिशिंग है, डॉक्सिंग है, साइबर स्टॉकिंग है, साइबर ट्रोलिंग है, गैस लाइटिंग है। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ गई है विद द यूज ऑफ इंटरनेट। अब जो पहले सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होते थे वो इंटरनेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की तरह यूज किया जाता था या न्यूज की तरह यूज किया जाता था कि हमें इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। आज की डेट में जो मिसयूज है वो ज्यादा है इंटरनेट का, हेट स्पीच के लिए, डिस इन्फॉर्मेशन के लिए, फेक न्यूज के लिए, इन सब चीजों के लिए ज्यादा इंटरनेट को यूज किया जा रहा है। तो आप ये देख सकते हो कि इंटरनेट की यूजेज में भी बहुत ज्यादा चेंज आया है, पुराने 10 साल पहले क्या स्थिति थी और आज की स्थिति में। इसीलिए बोल रहे हैं कि जैसे जैसे और टेक्नोलॉजी आएगा, जैसे जैसे और टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ेगा, एआई का यूज बढ़ेगा, तो ये प्रॉब्लम्स कम नहीं होंगी, इन प्रॉब्लम्स में बढ़ोतरी होगी और इन्हें हमें डील करना भी सीखना पड़ेगा। अब जब हम बात करते हैं चैलेंजेस की, तो पहला है लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, जो कि स्टेक होल्डर्स हैं एंड जो भी उसका डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, कैसे बनाया, कब बनाया, किसने बनाया, क्या यूज करता है, वो नहीं पता है। डेटा प्राइवेसी के कंसर्न्स हैं, सिक्योरिटी के कंसर्न है, एआई के बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। उसको हमें ये तो पता है कि एआई हेल्प करेगा, बट कैसे हेल्प करेगा, उससे क्या हार्म हो सकता है, किस बिजनेस में ज्यादा अच्छे से बेनिफिट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो सारी जो प्रॉब्लम्स है नहीं पता है अभी, तो उन्हें डिस्कवर करने की जरूरत है। अब बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, एक पॉपुलेशन ऐसा भी आता है जो कि सेलफोन भी यूज करना आज की डेट में बहुत ज्यादा, अगर स्मार्टफोन दे दिया जाए तो उसे यूज करना बहुत मुश्किल है। सो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब बात करें तो अडॉप्शन की प्रॉब्लम जरूर होगी कि कैसे ह्यूमन से आप स्विच करोगे किसी काम के लिए एआई के लिए, या ह्यूमंस कैसे एआई को यूज करके अपना काम बेटर करेगा। सो वो एक अडॉप्शन की प्रॉब्लम जरूर आएगी। एक लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड रिसोर्स कॉस्ट, क्योंकि हमने बात करी एआई जो है वो सेटअप करना मुश्किल है, कॉस्टली है, मेंटेनेंस चाहिए, ट्रेन प्रोफेशनल चाहिए उसको ऑपरेट करने के लिए, उन टेक्निक्स को चलाने के लिए एक जैसे कि एलिजिबल या ट्रेन्ड या प्रोफेशनल स्किल्ड आदमी चाहिए या रिसोर्स चाहिए। वो सारी प्रॉब्लम्स अभी भी इंडिया में हैं। सो ये प्रॉब्लम्स अराइज होंगी, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है,
ह्यूज कॉस्ट कैसे हम बेयर करेंगे, कैसे अगर हम और लोगों को ट्रेन करते हैं या बिल्ड करते हैं एआई सिस्टम, उसके लिए हम फंडिंग कैसे रेज करेंगे। रैपिड ग्रोथ की तो हम बात कर रहे हैं, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कैपेबिलिटीज या कैपेसिटी लिमिटेड है, उसको एनहांस कैसे करेंगे। अब बात कर लेते हैं रेगुलेशंस रिलेटेड टू एआई की। इंडिया में हमने देख लिया कि नीड है, एआई को अडॉप्ट करने में भी प्रॉब्लम आएगा, एआई रिलेटेड रेगुलेशन होने चाहिए, उसकी भी बात हो रही है, गवर्नमेंट खुद प्रमोट भी कर रहा है एआई को कैसे बेनिफिशियल हम बना सकते हैं। लेकिन इंडिया में अभी क्या है रिलेटेड टू एआई, रेगुलेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। अभी कोई भी कोडिफाइड लॉ नहीं है। हम बात करें कि एक बिल आएगा, लेकिन अभी कोई कोडिफाइड लॉ नहीं बना है, कोई स्टैट्यूटरी रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, गवर्नमेंट ने कोई इशू नहीं किया है गाइडलाइंस टू रेगुलेट एआई। अभी एआई का यूजेस बिल्कुल फ्री है इंडिया में, एज इन देयर इज नो बाउंडेशन ऑन इट। So obligation on this subject are set out in the Information Technology Act 2000 under section 43A and 72A which protects personal data. अब हमारे पास लॉ किससे रिलेटेड है, जब हम आईटी एक्ट 2000 की बात करते हैं तो उसके दो सेक्शंस यानी 43A 72A के तहत पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन की बात की गई है, क्योंकि एआई कहीं से डेटा तो यूज करेगा, तो उस डेटा को प्रोटेक्ट करने की बात कहीं इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है उसमें करी गई है। अब नीति आयोग ने क्या किया है, 7 प्रिंसिपल्स की बात कर रही है ताकि कि हम एआई का रिस्पॉन्सिबल यूज कर सके, जैसे कि सेफ्टी, रिलायबिलिटी, इक्वालिटी, इंक्लूसिविटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, प्रोटेक्शन एंड री-इन्फोर्समेंट ऑफ पॉजिटिव ह्यूमन वैल्यूज। ये 7 चीजें जो है नीति आयोग ने हाईलाइट करी है, पर कोई भी रेगुलेशन नहीं है। उन्होंने बोला है आप एआई यूज करो, रिस्पॉन्सिबली यूज करो, इन 7 प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए यूज करो। सो अभी हम पे है कि हम एआई को कैसे यूज करेंगे। अब इन प्रिंसिपल से होगा क्या, इन प्रिंसिपल से बेसिकली नीति आयोग ये कहता है कि हम सेफगार्ड करेंगे योर पब्लिक इंटरेस्ट, इनोवेशन को प्रमोट करेंगे, ट्रस्ट बढ़ेगा, एडॉप्शन बढ़ेगा, लेकिन इन सब चीजों के साथ साथ हर चीज के नेगेटिव इंपैक्ट बढ़ते हैं, इसीलिए बात की जा रही है कि एक रेगुलेटरी सिस्टम होना चाहिए। अब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं, उन्होंने कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करी है जो कि स्ट्रैटेजी फॉर इंट्रोडक्शन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ एआई इनटू मेन स्ट्रीम कैसे करा जाएगा, उसके ऊपर रिपोर्ट आपकी देगा, जो कि भी आएगी, तो हम उस रिपोर्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे डिटेल में क्या रिकमेंडेशन है। अब सिमिलर टू जीडीपीआर सेक्शंस 43A and 72A of IT Act 2000, it provides a right to compensation for unauthorized disclosure of personal information. That means अगर कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज वे से डिस्क्लोज करता है तो कॉम्पनसेशन क्लेम किया जा सकता है इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। नाउ हमें ये पता है कि राइट टू प्राइवेसी जो है एक फंडामेंटल राइट है। 2017 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें राइट टू प्राइवेसी भी एक हमारा फंडामेंटल राइट है। सो जब हम एआई के यूजेस की बात करते हैं और डेटा की बात करते हैं तो राइट टू प्राइवेसी जरूर उसमें आता है, तो उसके बारे में भी बात करी जाएगी। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उन्होंने एक स्ट्रांगली कहा है कि कोडिंग लोगों को आनी चाहिए, बच्चों को आनी चाहिए, 6th क्लास से ही आप कोडिंग इंट्रोड्यूस करो, क्योंकि एआई जो है एल्गोरिथम्स पे बेसिस है या कोडिंग पे बेस्ड है। सो बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन तो एआई बहुत ज्यादा यूज करेगा ही, रेगुलेशंस भी आएंगे, सब कुछ आएगा, लेकिन अगर बेटरमेंट के लिए यूज करना हो रेगुलेटेड वे में तो ऑब्वियसली यूज जो है वो इंक्रीज होगा ही। सो इन द कमिंग ईयर्स इंडिया विल सर्व एज अ सेंटर फॉर कटिंग एज एआई टेक्नोलॉजीज, maybe in a regulated way where we will be using AI technology as a driver of economic growth as well as personal growth. अब बात करते हैं जो प्रपोज डिजिटल इंडिया एक्ट है 2023 का, उसमें क्या प्रपोजल होगा और ऑलरेडी जो आईटी एक्ट है उसके तहत क्या रेगुलेशंस है। जो कि अभी ऑलरेडी आईटी एक्ट है हमारे पास, उसमें एक इंटीमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड होता है, रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड एसपीडीआई रूल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल सिग्नेचर की फैसिलिटी है, देन ब्लॉकिंग रूल्स हैं, साइबर एपिलेट ट्राइब्यूनल है, सीईआरटी दैट इज इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज हैं रूल्स बनाने के लिए। अब बात करते हैं जो नया हमारा इंडिया का हम बिल लाने की बात करें उसमें क्या फीचर्स देखने के लिए मिल सकते हैं। इस बिल के तहत इंश्योर किया जाएगा कि इंडियन इंटरनेट इज ओपन, सेफ एंड ट्रस्टेड एंड अकाउंटेबल होना चाहिए। एक्सेलरेट की जाएगी ग्रोथ ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम की बात करी जा सकती है। एक फ्रेमवर्क क्रिएट करने की बात की जाएगी जिसमें हम एक्सेलरेट करेंगे डिजिटलाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट। देन एक स्पेशलाइज्ड एंड डेडिकेटेड एजुकेटरी मैकेनिज्म की बात की जाएगी।
सिटीजन्स के राइट प्रोटेक्ट करने की बात की जा सकती है इस बिल में, क्योंकि हमने जैसे कि देखा कि एआई कैसे नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है ह्यूमंस को, इसीलिए सिटीजन राइट की बात करी जा रही है। देन कैसे हम स्ट्रेंथन करेंगे डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस को, उसकी बात की जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि ग्लोबल स्टैंडर्ड साइबर लॉस का जो फ्रेमवर्क है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जो डिजिटल इंडिया एक्ट है उसमें ऑलरेडी एक नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी है, आईपीसी अमेंडमेंट्स फॉर साइबर क्राइम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट हमारे पास है, एंड डीआईए रेगुलेशंस या रूल्स की बात करें तो वो ऑलरेडी है। अब बात करते हैं कि रेगुलेशंस की जरूरत क्यों है, क्योंकि करंट जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो वेल इक्विप्ड नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, एआई के रिस्क को एसोसिएट नहीं करता है। कोलैबोरेशन के लिए या नई जो गवर्नमेंट की नीड्स है उसमें कैसे यूज करेंगे उसको डेवलप करने के लिए रेगुलेशंस की जरूरत है। बैलेंस्ड रेगुलेशंस हमें चाहिए कि कैसे जो एनवायरनमेंट है एआई के लिए या एआई टेक्नोलॉजी को कैसे डेवलप किया जाएगा, उसके सोसाइटल कंसर्न्स क्या हो सकते हैं, रिस्क क्या हो सकते हैं, उसको कंसर्न को ध्यान में रखते हुए रेगुलेशंस जो चाहिए। प्राइवेसी कंसर्न, रिस्पॉन्सिबल यूजेस होनी चाहिए, उसके लिए एक रेगुलेशंस की जरूरत है। रिस्क असेसमेंट होना चाहिए कि कितना ज्यादा रिस्क हो सकता है अगर हम एआई बेस्ड सिस्टम्स को यूज करते हैं। वो एक पावर्ड, जैसे हम बात करते हैं ना कि एआई पावर्ड अगर चीजें हम यूज कर रहे हैं तो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होना चाहिए कि कैसे जो भी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है वो अंडर कंट्रोल है या नहीं है, ओवर रिलायंस हो रही है नहीं हो रही है, कोई मोनोपोलीज तो नहीं क्रिएट हो रही है मार्केट में। सो उन चीजों के लिए एक चेक्स एंड बैलेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। एंड हेल्दी मार्केट फॉर एआई टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स जो कि प्लेयर्स एंटर करेंगे, न्यू प्लेयर्स या कॉम्पिटिटर्स जब इस मार्केट में आएंगे तो कैसे हम उनको एक हेल्दी मार्केट प्रोवाइड करेंगे कि कैसे वो इस टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकें। सो दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, दैट इज वाई एआई के लिए रिलेटेड रेगुलेशंस रिक्वायर्ड है। वे फॉरवर्ड की जब हम बात करते हैं कि एआई रिलेटेड गवर्नेंस की जब बात होती है, होल ऑफ द सोसाइटी अप्रोच अप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स सोसाइटी को मद्देनजर रखते हुए हार्म्स को मिटिगेट करना पड़ेगा, उनके मेजर्स लेने पड़ेंगे, रिव्यूज देने पड़ेंगे कि कैसे एआई हेल्प करेगा, कैसे एआई से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है सॉल्व करेंगे, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी कैसे आएगी उसके यूजेज में। देन यूएन सेक्रेटरी जनरल रोड मैप ऑन डिजिटल कॉर्पोरेशन भी एक है कि कैसे हम गुड स्टार्टिंग पॉइंट कैसे आएगा एआई को यूज करने के लिए, जितने भी मल्टी स्टेक होल्डर्स हैं उनको, उनके एफर्ट्स को हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ग्लोबल कॉर्पोरेशन कैसे ला सकते हैं एआई के यूजेज में। देन नीति आयोग ने जैसे कि बताया है कि फोकस एरियाज क्या रहेंगे, आपको वो याद रखने हैं। कि कौन से 5 एरियाज है जहां मोस्ट बेनिफिट कर सकते हैं और उसका ऑप्टिमाइज्ड यूज जो है एआई का हम कैसे कर सकते हैं। दिस विल बी योर वे फॉरवर्ड कि कैसे सोसाइटी में हम एआई को इंक्लूड करेंगे, लेकिन कीपिंग इन माइंड कि वो किसी को ज्यादा हार्म ना करे, यूजर ओरिएंटेड यूजेज ही हो, यूजर हार्मफुल यूजेज नहीं हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एआई। आई होप आपको समझ आया होगा कि बेसिकली जो एआई की हम बात करते हैं आजकल वो एआई क्या है, उसके यूज क्या है, कैसे इंडिया की ग्रोथ, इकोनॉमी और वेरियस सेक्टर्स में उसे यूज किया जा सकता है, इंडिया के कॉन्सेप्ट में क्या चैलेंजेस हैं या वर्ल्ड के प्रोस्पेक्टिव में क्या चैलेंजेस हैं, इंडिया ने क्या ऑलरेडी लॉज है जिसके एम्बिट में ये आ सकता है, और क्या नए लॉ या रेगुलेशंस पे इंडिया में ऑलरेडी डिबेट चल रही है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप बात करते हैं प्रीलिम्स की, बहुत सारी जो स्टेटमेंट्स हो सकती हैं वो ऐसे हो सकती हैं कि क्या ऐसा रेगुलेशन इंडिया में है रिलेटेड टू एआई। आपको पता रहना चाहिए कि क्या क्लियरली रेगुलेशंस है या नहीं है, या किन सेक्टर्स में, जो मैंने बात करी कि नीति आयोग ने 7 प्रिंसिपल्स बताए हैं या 5 कोर सेक्टर्स आइडेंटिफाई करे हैं, वो सेक्टर्स पे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि क्या ये सेक्टर इसका पार्ट है या नहीं है, क्या दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स गिवन बाय नीति आयोग है या नहीं है। प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्टिव से वो आ सकता है। मेंस के प्रोस्पेक्टिव में जब हम जाते हैं तो मेंस के प्रोस्पेक्टिव से आपसे क्रिटिकल एनालिसिस पूछ सकता है कि एआई अगर इंडिया में आता है तो वो बेटर रहेगा या नहीं रहेगा, किस सेक्टर के लिए बेटर रहेगा। सेक्टर स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आ सकता है कि एग्रीकल्चर में क्या क्या यूज हो सकते हैं, या हमारे ट्रांसपोर्टेशन में क्या यूज हो सकते हैं, तो आपको वहां सारे एग्जाम्पल्स कोट करने पड़ेंगे। दिस वॉज इट अबाउट एआई, एंड आई होप आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छे से समझ आया होगा इस वीडियो के बाद। दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।